इसलिए मुझे वाकई तफसीलात का इल्म नहीं है। सिर्फ इतना इल्म है जितना मैंने तुम्हें बता दिया, शेफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पुलिस ने आखिर में बयानत वगैरह लिए होंगे, कुछ कातिलों को पता चला? बेओला ने मुस्कुराते हुए पूछा। फ्रेड ने बताया है कि आखिरी बार 3 अफराद जॉन बेनेजे से मिलने आए थे। उनमें से एक एक्रीमियन और 2 लंबे तड़ंगे हफ्ची थे। वो उसे वापस जाते दिखाई नहीं दिए। बस इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, शेफ ने जवाब दिया। ओके, बहुत शुक्रिया। बाकी तफसीलात मैं पुलिस से हासिल कर लूँगी। जाम के पैसे दूँ? बेओला ने जाम से आखिरी घूंट लेते हुए कहा। अरे नहीं बेओला, ये मेरी तरफ से हो गया है। इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, वरना बैठकर गपशप लगाते, शेफ ने हंसते हुए कहा। फिर बस जाम के लिए शुक्रिया, बेओला ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस गेट की तरफ मुड़ गई। शेफ से उसे ये बात कन्फर्म हो गई थी कि इमरान और उसके साथी यहाँ आए ज़रूर थे और जाहिर है यही जॉन बेनेजे ही वाटर पावर का खास आदमी होगा और वो पहले ही कत्ल हो चुका होगा, इसलिए छुपकर वापस निकल गए होंगे। तभी काउंटरमैन फ्रेड का ये बयान था कि उसने उन्हें वापस जाते हुए नहीं देखा। बहरहाल अब उसने इस इमरान को तलाश करना था, लेकिन विलिंगटन एक बैनुल अक़वामी शहर था, यहाँ की आबादी भी बेपनाह थी, इसलिए बगैर किसी खास क्लू के वो इंसानों के इस जंगल में से इमरान को कैसे तलाश करती। जबकि ये भी बताया गया था कि इमरान मेकअप का भी माहिर है। यहाँ भी वो एक्रीमी मेकअप में आया था और हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद उसने और उसके साथियों ने मेकअप बदल लिया हो। यही सोचती हुई होटल से निकलकर पार्किंग में पहुंची और फिर उसे अचानक ख्याल आया कि अगर ये लोग एयरपोर्ट से सीधे यहाँ होटल आए हैं तो लाजमी टैक्सी पर आए होंगे और फिर जाहिर है यहाँ से निकलने के बाद भी उन्होंने टैक्सी ही हासिल की होगी। इसलिए टैक्सी हेडक्वार्टर से 2 हब्शियों और एक एक्रीमी का ग्रुप बताकर मालूमात हासिल की जा सकती है। यही सोचती हुई वो कार में बैठी और फिर चंद लम्हों बाद उसकी कार मुख्तलिफ सड़कों पर होती हुई टैक्सी हेडक्वार्टर की वसी इमारत में दाखिल हो गई। विलिंगटन में टैक्सी कारों का एक मरबूत निज़ाम था। हर टैक्सी हेडक्वार्टर से चलती थी और फारिग होने के बाद वहीं आती थी और फ़ोन के जरिए उनका राब्ता भी हेडक्वार्टर से रहता था और हेडक्वार्टर से भी उनसे फ़ोन पर बातचीत की जा सकती थी। इससे उसे यकीन था कि अगर इमरान वगैरह वाकई किसी टैक्सी पर गए हैं तो वो उनको ट्रेस कर सकती है। कार एक तरफ रोककर वो तेज तेज कदम उठाती हेडक्वार्टर के चीफ सुपरवाइजर के डेस्क पर पहुंच गई। मुझे एक परेशानी है, क्या आप मेरे साथ ताउन कर सकते हैं? बेओला ने सुपरवाइजर के पास पहुंचते हुए कहा। टैक्सी के सिलसिले में कोई परेशानी है? अधेड़ उम्र सुपरवाइजर ने चौंक कर पूछा। जाहिर है, वरना अब मैं अपनी खानदानी परेशानियां तो आपके पास नहीं ले आ सकती थी, बेओला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और चीफ सुपरवाइजर खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपके साथ ताउन के लिए तो हम यहाँ हमेशा बैठे हुए हैं, फरमाइए, सुपरवाइजर ने बेओला को साथ पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। मैं अपने 3 दोस्तों को तलाश करना चाहती हूँ। वो होटल पैराडाइज या उसके आसपास के इलाके से टैक्सी में सवार होकर कहीं गए हैं। मेरा उनसे मिलना इंतहाई ज़रूरी है। उनमें से एक एक्रीमी और 2 हब्शी हैं, बेओला ने कहा। उनके हुलिये वगैरह बता दे तो आसानी रहेगी, सुपरवाइजर ने मुस्कुराते हुए पूछा। हुलिये तो उनसे मिलने के बाद ही बता सकती हूँ। एक कारोबारी मसला था, मैंने उनसे होटल पैराडाइज में वक्त मुकर्रर कर रखा था और शिनाख्त के लिए टेबल रिजर्व थी, लेकिन वहाँ कोई कत्ल हो गया, इसलिए वो लोग बगैर कुछ बताए चले गए। काम इंतहाई ज़रूरी है, मेरे मुस्तकबिल का मसला है। बहरहाल वो एक एक्रीमी और 2 हब्शी हैं, बेओला ने कहा और सुपरवाइजर ने सर हिला दिया। उसके बाद उसने सामने पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस सर, दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। सेक्टर 4 के तमाम टैक्सी ड्राइवरों को जनरल कॉल दो कि अगर उनमें से किसी ने होटल पैराडाइज या उसके आसपास के इलाके से एक एक्रीमी और 2 हब्शियों को पिक किया हो तो वो बराह रास्त मुझसे बात करे, सुपरवाइजर ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और सुपरवाइजर ने रिसीवर रख दिया। अगर ये लोग टैक्सी में सवार हुए हैं तो अभी पता चल जाएगा, सुपरवाइजर ने कहा और बेओला ने सर हिला दिया। फिर तकरीबन 4 मिनट बाद मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और सुपरवाइजर ने रिसीवर उठा लिया। बेओला के चेहरे पर इश्तियाक उमड़ आया था। यस, चीफ सुपरवाइजर हेडक्वार्टर, सुपरवाइजर ने तहकुमाना लहजे में कहा। सर, मैं 93 जेकब बिल्सन बोल रहा हूँ। जनरल कॉल मुझे मिली है। मैंने होटल पैराडाइज के करीब डैसलर रोड के टैक्सी स्टैंड से एक एक्रीमियन और 2 लंबे तड़ंगे हब्शियों को पिक किया है और उन्हें मैंने ओल्ड बेली रोड पर यार्क विला के गेट पर ड्रॉप किया है। टैक्सी ड्राइवर जैकब बिल्सन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओल्ड बेली रोड यार्क विला, कितनी देर हुई है वहाँ ड्रॉप किए? सुपरवाइजर ने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट हुए होंगे जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया और सुपरवाइजर ने थैंक यू कहकर रिसीवर रख दिया। वो मेरे ख्याल में वहीं होंगे मिस, अगर वो वहाँ से रवाना हो जाते तो लाजमन दूसरी कॉल भी आ जाती, सुपरवाइजर ने कहा। ओह थैंक यू, अब मैं उन्हें मिल लूँगी, आपके ताउन का बेहद शुक्रिया।
बेओला ने तशकुराना लहजे में कहा और फिर सुपरवाइजर से मुसाफा करके वो तेज तेज कदम उठाती दफ्तर की इमारत से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर कामयाबी की मसरत झलक रही थी। चंद लम्हों बाद उसकी कार इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई ओल्ड बेली रोड की तरफ उड़ी जा रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो ओल्ड बेली रोड पर पहुंची तो उसने कार की रफ्तार आहिस्ता कर ली। इस रोड पर पुरानी रिहायशी इमारत मौजूद थी। वो इन इमारत में से यार्क विला तलाश करती हुई आगे बढ़ती गई और फिर थोड़ी देर बाद वो यार्क विला को तलाश करने में कामयाब हो गई। एक पुरानी और बोसीदा सी इमारत थी। ऐसा लगता था जैसे गुज़िश्ता सदी में इसे तामीर किया गया हो और फिर उसकी कभी मरम्मत न की गई हो। वैसे इमारत का डिज़ाइन और उसकी वसअत बता रही थी कि जब ये तामीर हुई होगी तो ये वाकई वेलिंगटन की सबसे खूबसूरत इमारतों में शामिल होगी। बेओला ने कार के लिए पार्किंग की तलाश करनी शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद उसने पार्किंग के लिए मखसूस जगह तलाश कर ली। कार वहां पार्क करके वो नीचे उतरी और तेज तेज कदम उठाती यार्क विला के फाटक पर पहुंच गई। उसने हाथ उठाकर कॉल बेल का बटन दबा दिया। उसे मालूम न था कि इमरान और उसके साथी अंदर मौजूद हैं या नहीं, लेकिन उसने सोच लिया था कि अगर वो अंदर हुए तो वो उनसे मिल लेगी और फिर ये बहाना बनाएगी कि वो किसी और को तलाश कर रही थी, और अगर वो ना हुए तो फिर मालूम करेगी कि वो कहाँ गए हैं। चंद लम्हों बाद बड़े फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक उद्धेड़ उम्र मुलाजिम बाहर आ गया। उसके जिस्म पर बहरी मल्लाहों जैसी यूनिफॉर्म थी, लेकिन ये यूनिफॉर्म बेहद पुरानी और मैली हो रही थी। मेरे 3 दोस्त यहाँ आए हैं, एक एक्रीमी और 2 हबशी, बेओला ने मुलाजिम से मुखातिब होकर कहा। ओ मिस, वो तो अभी चंद मिनट हुए वापस चले गए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं और इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। वो ऑनरेबल एडमिरल यार्क से शर्फ मुलाकात हासिल करने आए थे और मुलाकात के बाद वापस चले गए हैं। मुलाजिम ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। अच्छा, फिर क्या मैं ऑनरेबल यार्क साहब से मिल सकती हूँ? बेओला ने सर हिलाते हुए कहा। मिस प्लीज़ पूरा नाम लीजिए। ऑनरेबल एडमिरल यार्क, मुलाजिम ने इस तरह खौफजदा लहजे में पीछे मुड़कर देखते हुए कहा जैसे उसे खतरा हो कि अगर उसने पूरा नाम ना लिया तो अभी उसे पीछे से गोली मार दी जाएगी। ओह, तो वो अब भी एडमिरल है? बेओला ने हैरान होकर कहा। जी नहीं, उन्हें रिटायर हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन वो अपने आप को रिटायर नहीं समझते। आपका कार्ड, मुलाजिम ने इस बार आहिस्ता से लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, और बेओला भी मुस्कुराकर सर हिलाने लगी। फिर उसने जेब से एक कार्ड निकालकर मुलाजिम के हाथ पर रख दिया। इस कार्ड पर उसे एक्रीमिया के सबसे बड़े अखबार एक्रीमिया टाइम्स का चीफ क्राइम रिपोर्टर जाहिर किया गया था, और वैसे दर हकीकत था भी ऐसे ही। उसने चूंकि यूनिवर्सिटी से सहाफ़त पर बाकायदा मास्टर्स की डिग्री हासिल की हुई थी, इसलिए वह एक्रीमियन टाइम्स में बतौर क्राइम रिपोर्टर ही मुलाजिम हुई थी और अब चीफ क्राइम रिपोर्टर थी। पेशावर कत्ल का काम तो वो साइड बिजनेस के तौर पर करती थी। गैरी भी एक्रीमियन टाइम्स में ही मुलाजिम था। वो वहाँ एडवर्टाइजमेंट शोबे से मुतालिक था। उसकी गैरी से मुलाकात अखबार में ही हुई थी। फिर जब इंकशाफ हुआ कि वो दोनों एक ही साइड बिजनेस करते हैं तो फिर उन दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन अभी वो बच्चों वगैरह के बखेड़े से पाक थे। मुलाजिम कार्ड लेकर अंदर चला गया और फिर थोड़ी देर बाद वापस आया। उसने बेओला को अंदर आने के लिए कहा। इमारत जो बाहर से इस कदर खस्ता और बोसीदा लग रही थी, अंदर से इंतहाई शानदार थी। बेओला को एक शानदार ड्राइंग रूम में बैठाया गया और चंद लम्हों बाद जब एक बेहद बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ तो बेओला उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसे देखते ही वो समझ गई थी कि ये सनकी बूढ़ा ही एडमिरल यार्क है। यार्क ने एडमिरल की पूरी यूनिफॉर्म बाकायदा पहनी हुई थी। एडमिरल यार्क, बूढ़े ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर बेओला को देखते हुए कहा, लेकिन उसका लहजा बिल्कुल कदीम मल्लाहों की तरह कड़कदार था। लेकिन जाहिर है बुढ़ापे की वजह से आवाज़ में कड़क की बजाय लर्जिश ज़्यादा नुमाया थी। ऑनरेबल एडमिरल यार्क, मेरा नाम बेओला क्रिस्टाइन है और मैं एक्रीमियन टाइम्स की चीफ क्राइम रिपोर्टर हूँ। बेओला ने पूरी तफसील से अपना तारुफ कराने के साथ साथ उस सनकी बूढ़े को खुश करने के लिए उसे खास तौर पर ऑनरेबल ही कहा था। तो तुम्हारा ख्याल है कि एक्रीमियन नेवी का एडमिरल यार्क अनपढ़ है, कार्ड नहीं पढ़ सकता? क्यों? बूढ़े के लहजे में गुस्सा था। वो वाकई खासा सनकी था। जी मेरा ये मतलब ना था ऑनरेबल एडमिरल यार्क। बेओला वाकई बौखला गई थी। तुमने मुझे 2 बार ऑनरेबल कहा है, इसका मतलब है कि तुम क्राइम रिपोर्टर होने के बावजूद बद अखलाक नहीं हो, इसलिए तुम बैठ सकती हो, वरना क्राइम रिपोर्टर नाम की मखलूक से मुझे बेहद नफरत है। मेरे नुक्ते नज़र से ये जिंदा अफराद के गोरकन होते हैं, हर वक्त मुजरिमों और जुराइम के बारे में सोचते रहते हैं। बूढ़े सनकी ने कहा और बेओला के होंठ भींच गए। इस बूढ़े ने उसे गोरकन बना दिया था। उसका जी तो चाह रहा था कि बूढ़े की गर्दन एक लम्हे में तोड़ दे, लेकिन फिर वो जब्त करके बैठ गई। शुक्रिया ऑनरेबल एडमिरल यार्क, बेओला ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब बताओ कि यार्क हाउस में कौन सा मुजरिम दाखिल हुआ है या यहाँ कौन सा जुर्म हुआ है जिसकी रिपोर्ट हासिल करने तुम आई हो? बूढ़े सनकी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मैं यहाँ अपने दोस्तों से मिलने आई हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि वो ऑनरेबल एडमिरल यार्क से शर्फ मुलाकात हासिल करने जा रहे हैं।
लेकिन यहाँ पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि वो मेरी आमद से पहले चले गए हैं। बेओला ने कहा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देता ताकि तुम्हारी आमद से पहले वो यहाँ से जा ना सकते? बूढ़े ने तल्ख लहजे में कहा, मेरा मतलब ये न था ऑनरेबल एडमिरल यार्क। मैं चाहती हूँ कि उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन वो कहाँ गए हैं इसका मुझे इल्म नहीं है। बेओला ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि एडमिरल यार्क उनका प्राइवेट सेक्रेटरी है कि उनकी आमदोरफ्त का हिसाब रखेगा? बूढ़े का लहजा और ज़्यादा तलख हो गया। ठीक है, आई एम सॉरी, आपको तकलीफ हुई। बहरहाल मुझे कम अज़ कम ये फ़ख्र तो हासिल हो गया कि मैंने एक्रीमियन नेवी के ऑनरेबल एडमिरल यार्क से शर्फ मुलाकात हासिल कर लिया है। बेओला ने एक झटके से खड़े होते हुए इंतहाई तंज़िया लहजे में कहा, बैठो, तुम वाकई अच्छी लड़की हो, तुम्हारी मदद की जा सकती है। ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन अगर तुम जॉन कार्लो को जानती हो तो वो उसके पास गए हैं। मैंने बाहर जाते हुए उनकी बात सुनी थी कि अब जॉन कार्लो के पास चलते हैं। बूढ़े ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। शायद वो बेओला के तंज़िया फ़िक्रे को तारीफ़ी फ़िक्रा समझकर खुश हो गया था। जॉन कार्लो? मैं तो नहीं जानती, बेओला ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। हालांकि वो एक जॉन कार्लो को अच्छी तरह जानती थी। फिर जाकर उसे तलाश करो। अब एडमिरल यार्क का तो ये काम नहीं कि वो जॉन कार्लो को तलाश करने के लिए सड़कों पर जूतियां चटकाता फिरे। बूढ़ा एक बार फिर उखड़ गया। शुक्रिया, मैं खुद ही उन्हें तलाश कर लूँगी, बेओला ने कहा और तेज तेज कदम उठाती बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि अब वो मस्जिद इस बूढ़े के साथ सर न खपाना चाहती थी। बहरहाल उसे एक टिप मिल गई थी। वो एक जॉन कार्लो को अच्छी तरह जानती थी, जिसका कार्लो नामी बार हब्शियों के इंतहाई गुंजान इलाके होंग सिटी में था। और चूंकि इमरान के साथ 2 हब्शी भी थे, इसलिए उसे यकीन था कि ये लोग उसी जॉन कार्लो के पास ही गए होंगे। यॉर्क विला से निकलकर वो सीधी अपनी कार में पहुंची और फिर चंद लम्हों बाद वो कार में बैठ चुकी थी। लेकिन कार स्टार्ट करके आगे बढ़ने की बजाय उसने डैशबोर्ड के नीचे लगा हुआ टेलीफोन पीस हुक से निकाला और उसकी एक साइड पर लगे हुए बटन पैनल में से चंद बटन प्रेस किए और रिसीवर कानों से लगा लिया। यस, कार्लो बार। राब्ता कायम होते ही एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। जॉन कार्लो से बात कराओ, मैं एक्रीमियन टाइम्स की चीफ क्राइम रिपोर्टर बेओला क्रिस्टाइन बोल रही हूँ, बेओला ने तहकुमाना लहजे में कहा। ओ यस मिस, 1 मिनट होल्ड कीजिए, दूसरी तरफ से बौखलाए हुए लहजे में कहा गया और बेओला मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे मालूम था कि एक्रीमिया में सहाफ़ी और ख़ास तौर पर एक्रीमियन टाइम्स जैसे मारूफ तरीन अखबार के चीफ क्राइम रिपोर्टर का लोगों पर कितना रौब पड़ता है। वैसे भी एक्रीमिया में सहाफ़ियों से आला तरीन ऑफिसर्स भी खौफजदा रहते थे और इन जराइम पेशा लोगों की तो जान निकल जाती थी। हेलो, जॉन कार्लो स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। मैं एक्रीमियस टाइम्स की चीफ क्राइम रिपोर्टर बेओला क्रिस्टाइन बोल रही हूँ। एक क्राइम स्टोरी के सिलसिले में मुझे फौरी तौर पर तुमसे चंद बातें करनी है। इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, लेकिन काम अर्जेंट है क्योंकि शाम के एडिशन की कॉपी प्रेस में जाने ही वाली है। मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त है, बेओला ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। मिस, मेरे बहुत अजीज़ मेहमान आए हुए हैं, क्या आप कल तक इसे पेंडिंग नहीं कर सकती? वैसे अगर बहुत जल्दी है तो आप फ़ोन पर ही पूछ ले, जॉन कार्लो ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मैंने तुम्हारे मेहमानों को खा तो नहीं जाना, मैं ये बातें तुम्हारे सामने टेप करना चाहती हूँ और सहाफ़ती कानून के मुताबिक फ़ोन पर नहीं हो सकती। मैं सिर्फ चंद मिनट लूँगी, बेओला ने कहा। ओके, आ जाइए, मैं काउंटर पर कह देता हूँ, जॉन कार्लो ने जवाब दिया और बेओला ने थैंक यू कहकर एक बटन दबाकर कॉल ऑफ की और फिर रिसीवर को हुक में लगाकर उसने कार स्टार्ट की और उसे आगे बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर शदीद तरीन मसरत के आसार नुमाया थे। जॉन कार्लो के उस फिक्रे ने कि उसके मेहमान आए हुए हैं उसके दिल में मसरत की लहर सी दौड़ा दी थी। इसका मतलब था कि उसका अंदाज़ा 100% दुरुस्त निकला था। ये मेहमान लाजमन इमरान और उसके साथी होंगे और उसे सबसे ज़्यादा मसरत इस बात से हो रही थी कि उसने इंसानों के इस जंगल में इतनी जल्दी इमरान को तलाश कर लिया था। वैसे आमतौर पर भी वो इसी तरह काम करने की आदी थी, फौरी और तेज़ रफ्तारी से काम। यही वजह थी कि पेशावर कातिलों में कारकर्दगी के लिहाज से उसका कोड नाम गोल्डन फॉक्स सरफहरिस्त था और अब भी वो यही फैसला कर चुकी थी कि अगर जॉन कार्लो के दफ्तर में इमरान और उसके साथियों से मुलाकात हो गई तो वो मौका देखते ही उन पर गोलियों की बौछार कर देगी। इस तरह उसका इंतकाम भी पूरा हो जाएगा और $50 लाख पर भी उसका हक बच जाएगा। उसकी जेब में एक छोटा लेकिन इंतहाई ताकतवर मशीन पिस्टल मौजूद था, उस पर साइलेंसर भी लगा हुआ था, इसलिए उसे यकीन था कि वो वहां से निकल जाने में भी आसानी से कामयाब हो जाएगी। ये क्राइम रिपोर्टर न जाने कहां से टपक पड़ी, आज तक तो कभी नहीं आई। मेज के पीछे बैठे हुए दुबले पतले जॉन कार्लो ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा। चलो, आ रही है ना? आ रहा होता तब तो परेशान भी होते, साइड पर बैठे हुए इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जॉन कार्लो भी बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, अब हमें इजाज़त, तुम इस क्राइम रिपोर्टर से क्राइम मुलाकात करो, हमने अभी इस डॉग बिल को भी तलाश करना है, इमरान ने उठते हुए कहा।
आप तशरीफ रखें, अभी तो मैंने आपसे बातें भी नहीं की। जवाना से मुलाकात तवील अरसे बाद हुई है। जॉन कार्लो ने कहा। नहीं कार्लो, फिर मुलाकात होगी, अभी बहुत से काम है। रिहाइश मुहैया करने का शुक्रिया, जवाना ने कहा और फिर वो उससे मुसाफा करके दफ्तर से बाहर निकल गए। जॉन कार्लो ने एक तवील सांस लेते हुए मेज पर मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। एक्रीमियन टाइम्स की क्राइम रिपोर्टर मुलाकात के लिए आ रही है, उसे ऊपर दफ्तर में भेज देना, जॉन कार्लो ने कहा और बगैर दूसरी तरफ से बात सुने उसने रिसीवर रख दिया। फिर उसने रिवॉल्विंग कुर्सी को दाएं हाथ पर घुमाया और पीछे मौजूद अलमारी के पट खोलकर उसने उसके अंदर से शराब की एक बोतल निकाली और पट बंद करके उसने कुर्सी सीधी की और शराब की बोतल का ढक्कन खोलकर उसने बोतल मुंह से लगाकर लंबे लंबे घूंट लेने शुरू कर दिए। अभी उसने आधी बोतल ही खत्म की होगी कि दरवाजा खुला और एक इंतहाई खूबसूरत एक्रीमी लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने सुर्ख रंग की चुस्त शर्ट और जीन्स की पतलून पहन रखी थी, पैरों में फुल बूट थे। उसके शाह बलूत रंग के इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तराशे हुए बाल उसके कांधों तक लटक रहे थे। वो इस कदर खूबसूरत थी कि जॉन कार्लो के हाथ में पकड़ी हुई बोतल उसके मुंह और मेज के दरमियान जैसे साकित हो गई। तुम्हारा नाम जॉन कार्लो है? लड़की ने इधर उधर देखते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा। ओह हाँ मिस, मेरा नाम ही जॉन कार्लो है, मगर आप? जॉन कार्लो ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कहा। मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, बेओला क्रिस्टाइन, ये मेरा कार्ड है। लड़की ने पतलून की जेब से एक कार्ड निकालकर उसकी मेज पर फेंकते हुए कहा। ओह हाँ, अब मैं आपकी आवाज़ पहचान गया हूँ, तशरीफ रखें। मैं तो समझा था कि कोई सूखी सड़ी सी औरत होगी, लेकिन आप तो मुझे मिस यूनिवर्सल लगती हैं। जॉन कार्लो ने अपने पीले पीले दांत निकालते हुए कहा। उसकी आंखों में बेओला को देखकर ऐसी चमक आ गई थी जैसे भूखे भेड़ियों को तवील मुद्दत के बाद कोई शिकार नजर आया हो। जॉन कार्लो अपने हल्के में औरत खोर मशहूर था, इसलिए जाहिर है कि बेओला को देखते ही उसकी आंखों में चमक आनी ही थी। तारीफ का शुक्रिया, वो तुम्हारे मेहमान चले गए? बेओला ने मेज के सामने मौजूद एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, अभी गए हैं। जॉन कार्लो का लहजा ऐसा था जैसे वो वाकई बेओला के हुस्न पर बुरी तरह रेशा खत्मी हो रहा हो। उसकी नजरें बेओला पर इस तरह जमी हुई थी जैसे लोहा मैग्नेटिस से चिमट जाता है। कहाँ गए हैं? बेओला ने पूछा और जॉन कार्लो पहली बार चौंका। उसकी छोटी छोटी आंखों में हैरत के तासुरात उभर आए थे। मगर आप तो मुझसे इंटरव्यू करने आई है, आपको मेरे मेहमानों से क्या दिलचस्पी हो सकती है? जॉन कार्लो ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर किसी को तुमसे दिलचस्पी पैदा हो जाए तो फिर उसे तुम्हारे दोस्तों से भी दिलचस्पी पैदा हो सकती है। गो तुम खूबसूरत नहीं हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम बहरहाल बेहतरीन मर्द साबित हो सकते हो। तुम्हारे चेहरे की बनावट ही बता रही है कि कोई भी औरत तुमसे कभी नाखुश नहीं रह सकती, और मुझे तुम जैसे मर्द की ही तलाश थी। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जिससे गहरी दोस्ती लगाती हूँ उसके दोस्तों को ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि बहरहाल मैं एक बाइज्जत पेशे से मुताल्लिक हूँ। बेओला ने मुस्कुराते हुए कहा और जॉन कार्लो के चेहरे पर जलजले के से आसार नुमाया हो गए। वो सोच भी ना सकता था कि इस कदर खूबसूरत औरत उसे इस तरह की दोस्ती की ऑफर कर देगी। उसके दिल में हकीकतन लड्डू फूटने लगे। ओ वो मिस बेओला, ये मेरे मेहमान बहुत बड़े आदमी हैं, मिस्टर अली इमरान, जवाना और जोसेफ। मैं क्या बताऊं, बहरहाल वो इतने बड़े आदमी हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है अगर आप मुनासिब समझे तो ये इंटरव्यू रिटायरिंग रूम में ना हो जाए, यहाँ तो डिस्टर्बेंस रहेगी। जॉन कार्लो ने दांत नुकुसते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, इंटरव्यू को हर किस्म की डिस्टर्बेंस से पाक होना चाहिए। लेकिन अब मुझे तुम्हारे इन बड़े लोगों से भी मिलने का शौक हो गया है। कहाँ रहते हैं ये? बेओला ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो पाकिशिया से आए हैं, मैंने इन्हें जॉनसन कॉलोनी में अपनी कोठी की चाबियां दी हैं। मैं आपको इनसे मिलवाने ले चलूंगा, वो भी आपसे मिलकर बेहद खुश होंगे। आइए, इधर मेरा रिटायरिंग रूम है। जॉन कार्लो ने कुर्सी से उठते हुए कहा। बेओला की ऑफर ने वाकई उसके जहन से हर किस्म के शक व शुबा और अंदेशा खुरुच कर फेंक दिया था। जॉनसन कॉलोनी, अरे वहीं तो मेरी रिहाइश है। कौन सी कोठी है तुम्हारी? बेओला ने भी कुर्सी से उठते हुए कहा। वो ए ब्लॉक 25 नंबर कोठी है। आपकी कौन सी है? जॉन कार्लो ने और भी ज्यादा खुश होते हुए कहा। मेरी कोठी तो जॉनसन कॉलोनी के कब्रिस्तान के साथ है, और ये कब्रिस्तान भी मेरा ही बसाया हुआ है। अब मेरे ख्याल में तुमको भी वहीं पहुंच जाना चाहिए, बेओला ने जहरीले लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि जॉन कार्लो कुछ समझता, बेओला ने जेब से साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल निकाला और ठक ठक की आवाजों के साथ ही जॉन कार्लो चीख मारता हुआ धड़ाम से नीचे गिरा और बुरी तरह फड़कने लगा। तुमसे दोस्ती करूंगी, तुम जैसे छछूंदर से, बेओला ने इंतहाई नफरत और हिकारत भरे लहजे में कहा। और फिर मशीन पिस्टल वापस जेब में डालकर वो जॉन कार्लो को देखने लगी। जॉन कार्लो अभी तक फड़क रहा था, लेकिन अब उसकी हरकत सुस्त पड़ती जा रही थी और फिर वो एक झटके से साकित हो गया। उसी लम्हे बेओला को उगबी दरवाजे खुलने की आवाज सुनाई दी और वो तेजी से मुड़ी।
कमाल है, यहाँ क्राइम रिपोर्टरों का इंतखाब शायद मुकाबले हुस्न के जरिए किया जाता है। दरवाजे में से दाखिल होने वाले अक्रीमी नौजवान की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। उसके पीछे दो लंबे तड़ंगे हबशी भी खड़े उसे नजर आए और बेओला ने होंठ भींच लिए, क्योंकि इतना तो वो समझ गई थी कि आने वाला उसकी माँ का कातिल इमरान है। लेकिन अब वो फौरी तौर पर उस पर फायर न खोल सकती थी, वरना ये हबशी उसे जिंदा न छोड़ते। इसने मुझसे दस्तदराजी की कोशिश की थी, बेओला ने होंठ भींचते हुए कहा, और उसी लम्हे आने वाले की नजरें मेज के उकब में फर्श पर साकित पड़े हुए जॉन कॉर्लो के जिस्म पर पड़ गई। वो दोनों हबशी भी अब अंदर आ चुके थे। तो तुमने इसे मार डाला, आने वाले ने गुर्राते हुए कहा। वो अब गौर से बेओला को देख रहा था। किसे किसे मास्टर? एक देवकामत हबशी ने यकलक चौंक कर कहा और तेजी से आगे बढ़ा। हाँ, ये तो जॉन कॉर्लो लगता है, इसने मारा है, उस लंबे तड़ंगे हबशी ने यकलक उछलते हुए कहा। खबरदार, तुम तीनों हाथ उठा दो, यकलक बेओला ने उछलकर पीछे हटते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने मशीन पिस्टल जेब से बाहर निकाला। और मगर उसी लम्हे धमाका हुआ और बेओला बेख्तियार चीखकर अपना हाथ झटकने लगी।